हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्कोर मैक्स। और अगर आप मैनेजमेंट या कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। So let's start this video with a brief introduction of F.W. Taylor. He was an American mechanical engineer. His complete name is Frederick Winslow Taylor, and he was born on 20th March 1856 and he died on 21st March 1915. He started his career as an apprentice machinist in 1874. He completed his degree in mechanical engineering from Stevens Institute of Technology in 1883. Then he became an executive at Midwell Steel Company in 1884. He belonged to the era of Industrial Revolution characterized by mass production. So यहाँ पर एक बहुत ही मेजर टर्म हमने यूज़ करी है विच इज़ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. सो जो F.W. टेलर थे ही बिलोंग टू दिस एरा जहाँ पर मेनली हमारा जो फोकस था दैट वाज ऑन मास प्रोडक्शन. सो अब जब हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के एरा की बात की है एंड वी आर रिलेटिंग इट टू F.W. टेलर बाय सेइंग दैट ही बिलोंग टू दैट एरा, सो बहुत ज़रूरी है कि ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का भी मिल जाए कि वो जो पूरा एरा था व्हाट वाज इट ऑल अबाउट. सो यहाँ पर इस एरा में क्या हो रहा था, जो स्मॉल फार्म वर्कर्स थे वो अब फैक्ट्री वर्कर्स बन रहे थे एंड जो स्मॉल शॉप्स थी वो ट्रांसफॉर्म हो रही थी इनटू लार्ज कंपनीज. तो अब ये जो मेजर शिफ्ट हम देख पा रहे हैं वो इसलिए था बिकॉज दैट एरा वॉज अबाउट द ट्रांजिशन फ्रॉम क्रिएटिंग गुड्स बाय हैंड टू यूजिंग मशीन्स. उस एरा में क्या हुआ, हमने वो जो गुड्स की प्रोडक्शन है we started it with using machines. So यहाँ पर ये जो मेजर शिफ्ट हम देख पा रहे हैं उसका रीज़न था कि जो पावर की कैपेसिटी थी वो इंक्रीज़ हो गई थी क्योंकि हाइड्रो पावर जो है तब तक इंट्रोड्यूस हो चुका था. तो जो पावर की कैपेसिटी थी वो इंक्रीज़ हो गई. अब हम पावर को यूज़ कर सकते थे इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. तो नई नई जो मशीनरीज़ हैं वो इनोवेट होने लगी, जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ हैं वो इम्प्रूव हो गई. तो अब जब इतना मेजर शिफ्ट आया है, रेवोल्यूशन का मतलब ही होता है रैपिड चेंज. सो ये जो रैपिड चेंज हमने इस एरा में देखा तो बहुत जल्दी से अडेप्ट करना तो मुश्किल रहा होगा फैक्ट्रीज़ के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए. तो कुछ इश्यूज़, कुछ प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की होंगी. तो वो क्या इश्यूज़ हैं जो उन्होंने फेस किए? द वेरी फर्स्ट वन इज़ लार्ज ग्रुप ऑफ लेबर वर्कर्स. अब उन्हें ज़्यादा वर्कर्स के साथ काम करना था. पीपल वर्किंग विद मशीनरी. अब मशीनरी खुद नहीं चलेगी, लोग चलाएंगे. तो लोगों को ट्रेनिंग भी देनी थी कि उस मशीनरी को यूज़ कैसे करना है. इंक्रीजिंग पेस ऑफ इंडस्ट्री. इंडस्ट्री इंक्रीजिंग पेस के साथ ग्रो कर रही थी. तो उस पेस को अडेप्ट करना, उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी था. इफ़ेक्टिव सॉल्यूशंस फॉर कंपनीज़. जो भी डिसीजन मेकिंग थी, किसी भी तरीके के उन्हें डिसीजन लेने थे, कोई भी प्रॉब्लम अराइज हो रही थी तो कंपनीज़ के लिए इफ़ेक्टिव सॉल्यूशंस कैसे निकाले जाएं, ये एक बहुत बड़े चैलेंजेस थे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. सो F.W. टेलर is also known as father of scientific management. He coined the term scientific management in his article The Principles of Scientific Management, and it was published in 1911. He thought कि अगर हम किसी एक्टिविटी को साइंटिफिक एनालाइज करें तो हमें उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने का एक वन बेस्ट वे मेथड मिल सकता है.
एफ.डब्ल्यू. टेलर का ये मानना था कि अगर किसी भी ह्यूमन एक्टिविटी को हम ब्रेकअप कर देते हैं इनटू स्मॉलर पार्ट्स, तो ये जानना बहुत इजी हो जाएगा कि उस एक्टिविटी को हम इफ़ेक्टिवली कैसे कर सकते हैं और जिससे कि प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ हो जाए। इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, क्वालिटी इंक्रीज़ होगी, और कॉस्ट को हम रिड्यूस कर पाएंगे, वेस्टेज को रिड्यूस कर पाएंगे, जिससे कि ह्यूमन एनर्जी भी सेव होगी और हम टाइम को भी सेव कर पाएंगे। एफ.डब्ल्यू. टेलर का ये भी मानना था कि वर्कर्स को कोऑपरेट करना चाहिए मैनेजमेंट के साथ, जिससे कि किसी भी ट्रेड यूनियन की ज़रूरत ही ना हो। एंड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट रिजल्ट तभी मिल सकते हैं जब एक पार्टनरशिप हो बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कफोर्स। So let's start discussing all the principles of scientific management given by F.W. Taylor. So the very first one is science, not the rule of thumb. अब जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रूल ऑफ थंब की, तो बहुत जानना ज़रूरी है कि ये रूल ऑफ थंब है क्या। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अर्लियर डेज में कोई भी इस्टेब्लिश्ड थियोरी नहीं थी किसी भी फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो उस टाइम जो भी फैक्ट्री ओनर्स हुआ करते थे, जो भी फैक्ट्री के मैनेजर्स हुआ करते थे, जो भी वहाँ की मैनेजमेंट टीम थी, वो अपनी डिसीजन मेकिंग के लिए बेस बनाती थी अपने पर्सनल जजमेंट को। जो भी उनकी डिसीजन मेकिंग हुआ करती थी, दैट वाज बेस्ड अपॉन देयर पर्सनल जजमेंट और देयर इंट्यूशन और देयर एक्सपीरियंस। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर का ये मानना है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं या अगर कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसका जो बेस है वो साइंटिफिक एनालिसिस होना चाहिए, वो साइंटिफिक अप्रोच पर बेस्ड होना चाहिए, रादर कि किसी की पर्सनल जजमेंट पे वो बेस्ड हो। क्योंकि अगर हम किसी की पर्सनल जजमेंट पर कोई डिसीजन लेंगे तो वहाँ पर ट्रायल एंड एरर की लिमिटेशन आ सकती है। हो सकता है कि वो जो डिसीजन है वो गलत हो जाए, मतलब हम ट्राई ही करके देख रहे हैं, किसी के एक्सपीरियंस पे बेस्ड यूज़ कर रहे हैं। जबकि अगर हम साइंटिफिक बेस यूज़ करेंगे, साइंटिफिक अप्रोच यूज़ करेंगे, तो वहाँ पर ये लिमिटेशन नहीं आएगी। द नेक्स्ट वन इज हार्मनी, नॉट डिस्कॉर्ड. Managers, they serve as a link between the owners and the workers. So Taylor believe करते हैं कि इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होना चाहिए, वर्कर्स के बीच में और मैनेजमेंट के बीच में जो रिलेशन होना चाहिए, वो कॉर्डियल और कम्प्लीटली हारमोनियस होना चाहिए। इनके बीच में अगर कोई भी डिफरेंसेस हैं, किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट है, तो वो दोनों ही पार्टीज़ के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। और मैनेजमेंट और वर्कर्स को हमेशा एक्नॉलेज करना चाहिए और एक दूसरे को समझना चाहिए कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ मेंटल रेवोल्यूशन. मेंटल रेवोल्यूशन ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स. अब यहाँ पर मैनेजमेंट और वर्कर्स को दोनों को ही अपनी थिंकिंग ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है। मैनेजमेंट को चाहिए कि उनके जो भी कंपनी के गेन्स होते हैं उन्हें अपने वर्कर्स के साथ शेयर करने चाहिए, एंड एट द सेम टाइम वर्कर्स को भी हार्ड वर्क करना चाहिए, और अगर कंपनी के बेनिफिट के लिए कुछ चेंजेस अडेप्ट करने पड़ते हैं तो वो भी करने चाहिए। इस सिचुएशन में ना किसी ट्रेड यूनियन की ज़रूरत होगी, ना किसी वर्कर को स्ट्राइक पर जाने की ज़रूरत होगी। द नेक्स्ट वन इज़ कोऑपरेशन, नॉट इंडिविजुअलिज्म. हम मैनेजमेंट की मीनिंग में भी ये पढ़ चुके हैं कि ये ग्रुप एक्टिविटी होती है, इंडिविजुअल एफर्ट से वो इफ़ेक्टिवनेस, वो एफिशिएंसी हमें नहीं मिल सकती। सो यहाँ पर दिस प्रिंसिपल इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी, नॉट डिस्कॉर्ड. यहाँ पर हम कंपटीशन को रिप्लेस कर देते हैं कोऑपरेशन से. बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स शुड रियलाइज दैट दे नीड ईच अदर.
दोनों को ही एक दूसरे की ज़रूरत है। मैनेजमेंट को भी एक पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो करना चाहिए, जहाँ पर दे वुड टेक केयर ऑफ देयर एम्प्लॉयज़ एंड एट द सेम टाइम वर्कर्स को भी कोई भी अनरीजनेबल डिमांड नहीं करनी चाहिए मैनेजमेंट से, और किसी भी तरीके की स्ट्राइक से बचना चाहिए, किसी भी तरीके की स्ट्राइक्स नहीं करनी चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। ये माना जाता है दैट द इफेक्टिवनेस ऑफ कंपनी इट रिलाइज ऑन द एबिलिटीज़ एंड स्किल्स ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़। तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हमें अपने वर्कर्स की एबिलिटीज़ और स्किल्स की ग्रोथ के लिए उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए, और उनकी जो इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ हैं उनको इन्हांस करने के लिए, उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए जो भी रिक्वायर्ड ट्रेनिंग है उनको प्रोवाइड करनी चाहिए, बिकॉज़ अल्टीमेटली उनकी ग्रोथ में ही हमारी कंपनी की ग्रोथ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा, सभी टॉपिक्स समझ आए होंगे, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो जल्द ही मिलते हैं एक न्यू कंसेप्ट के साथ। सो स्टे ट्यून्ड विद स्कोर मैक्स।